आज वाली क्लास यूट्यूब पे डलेगी? अच्छा, अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे, बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स कर लिए थे। अभी बोर्ड्स की लिमिटेशंस, फिर बोर्ड्स की लिमिटेशंस होंगी और इसके बाद स्टडी करेंगे डी ब्रोगलीज कांसेप्ट और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये टारगेट आज का करने के लिए। नोट करना है। लिमिटेशंस ऑफ बोहर, लिमिटेशंस ऑफ बोहर। फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या थी? फर्स्ट लिमिटेशन, पहले तो इसकी एडवांटेजेस क्या थी? पहले ना एडवांटेजेस इसकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर? बोहर वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा, इसने स्पेक्ट्रा ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया था। स्पेक्ट्रा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, बोरोन 4+, नियॉन 9+, इस टाइप से ये सब इसने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन इसकी लिमिटेशंस थी। डीमेरिट्स क्या थी इसकी? याद करते रहना साथ साथ। डीमेरिट्स, फर्स्ट डीमेरिट इसकी क्या थी? फर्स्ट डीमेरिट, इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन कर दिया था। इसने 3D मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। 3D मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड, इसने 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। यानी इसने ऑर्बिटल्स, सबशेल्स, इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। नेक्स्ट, इसने लाइन स्पेक्ट्रा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया था, बट नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का लाइन स्पेक्ट्रा, बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये दूसरी लिमिटेशन थी इसकी। तीसरा, इसने जो लाइन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं किया। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड ये है। फोर्थ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन है, वो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में गई अगर ये, तो लाइन अपने आप ही स्प्लिट हो जाती थी बहुत सारी लाइंस के अंदर। ये बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो रही थी। कोई स्पेक्ट्रल लाइन अगर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्प्लिट हो रही है डिफरेंट लाइंस के अंदर। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऐसे ही स्पेक्ट्रल लाइन अगर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो भी लाइन स्प्लिट हो रही थी बहुत सारी लाइंस के अंदर। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बाद में जाके पता लगा था कि ये जो लाइन स्प्लिट हो रही है, ये एक्चुअली में शेल के अंदर सबशेल्स और ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रही है। जो लाइन स्प्लिट हो रही है, ये शेल के अंदर सबशेल्स और ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रही है। और इस कुछ लाइंस ऐसी भी थी जिसके साथ फाइन लाइन आ रही थी, यानी एक लाइन की शेडो आ रही थी, एक लाइन की क्या आ रही थी? शेडो आ रही थी। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट, और स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट, एंड स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट, इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट। जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जब वो लाइन स्पेक्ट्रा को उसने वो नहीं किया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे मैं बात करूं बोरोन का, कार्बन का, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो इनके लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी सर, हो गया। तो यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चन बनता है स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट, एक तो डायरेक्ट आ सकता है डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। दूसरा, मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। और अब 1 मार्क में क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्क इफेक्ट एंड जीवन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट और जीवन इफेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्टार्क को स्पार्क से याद कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी आती है तो स्पार्क आता है, तो उससे ऐसे याद रखना ताकि गलती ना हो पेपर के अंदर। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट, एंड स्प्लिटिंग ऑफ magnetic lines in spectral lines in magnetic field is called as Zeeman effect.
ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद कर लेना भी साथ साथ ही। नेक्स्ट, फिफ्थ लिमिटेशन, ये डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर, ऑफ ड्वेल नेचर, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स अगर है, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में सबको पता होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे न्यूटन वाली जो मैकेनिक्स है, जिसने 3 लॉज दिए मोशन के। पहला लॉ क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये सबने पढ़ा हुआ है, ये सबने पढ़ा हुआ ना। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। ये क्या है, क्वेश्चन है क्लासिकल ना मैकेनिक्स में क्या हो गया। सर, ये लॉ नहीं है सर, ये क्वेश्चन है ना। मैं कह रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन्स के लॉज दिए गए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो पार्टिकल नेचर डिफाइन करते हैं, वो पार्टिकल नेचर डिफाइन करते हैं। तो डी ब्रोगली था, इसने किसी भी पार्टिकल का ड्वेल नेचर दिया था। जैसे इलेक्ट्रॉन का इसने बोला 2 नेचर होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स ने बोला एक ही नेचर है पार्टिकल नेचर, इसने बोला 2 नेचर हैं, वेव नेचर भी है इलेक्ट्रॉन का, ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें भी। वेव नेचर भी है, यानी ऐसे वेव की फॉर्म में होगा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर मींस एक पॉइंट पे पोजीशन डिफाइंड है, इसमें कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं है, एक पॉइंट पे मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन भी हो सकती है। तो ड्वेल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर। बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ड्वेल नेचर ऑफ डी ब्रोगलीज, also not able to explain हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ये, डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों भी डिटेल में पढ़ने हैं, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर, सही ना। बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बोथ द कंसेप्ट्स। किसने सर? हाँ बोल ध्रुव। सर आप ये डीमेरिट्स फिर से समझा दो कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ध्रुव तू एक बार देख लियो, 6 डिमेरिट्स हैं, टाइम लग जाएगा उसमें फिर। मैं वैसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाँ एक बार जरूर तू दोबारा देख लियो। ओके सर। 6 डिमेरिट्स मैंने बताई है इसके अंदर। पहली, ये लाइन स्पेक्ट्रा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ना ही शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर पाया था। चौथा है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रही है तो उसे जीमैन इफेक्ट कहते हैं। पांचवा, ये डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और छठा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के 5th और 6th यही हमें पढ़ने हैं, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इसकी डीमेरिट्स थी, स्कूल में पूछ सकते हैं ये डायरेक्ट भी। नेक्स्ट नोट करना है इसमें आगे तुम्हें। ओके सर। नेक्स्ट नोट करना है आगे। नेक्स्ट इसके अंदर आ गया, डी ब्रोगली कंसेप्ट स्टडी करेंगे। डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर, डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर। तो इसने इसमें इसके लिए 2 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, एक तो पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है, और ईएम वेव और मैटर वेव में क्या डिफरेंस है। ये स्कूल में पूछते हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स में, तो ये भी याद करना साथ साथ। पार्टिकल और वेव में डिफरेंस मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं एक बार। पार्टिकल और वेव, 10 बॉल एक जगह रखी है, 20 बॉल एक जगह रखी है, टोटल 30 होगा, हमें पता है ये। पार्टिकल्स को हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो फिक्स, पार्टिकल इज लोकलाइज्ड इन स्पेस। मैं अगर कहूंगा कि ये बॉल इस जगह रखी है तो उसी जगह रखी हुई है, उस जगह उसी पॉइंट पे दूसरी बॉल नहीं आ सकती, तो ये लोकलाइज्ड होता है स्पेस के अंदर, इसकी पोजीशन फिक्स होती है। और ये क्या है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड इन स्पेस, ये पॉइंट है दूसरा। सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स जो है आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक जगह एक ही पार्टिकल आएगा, दूसरी जगह दूसरा पार्टिकल आएगा। पार्टिकल्स डोंट इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। वेव्स जो है वो इंटरफेयर करती
वेव्स इंटरफेयर करेंगे। वेव्स में जैसे एक वेव यहाँ पे है, एक वेव यहाँ पे है, तो एक वेव अगर ऐसे आ गई तो रिजल्टेंट वेव जो है, रिजल्टेंट वेव अब थोड़ी छोटी आएगी इस तरह से ऐसे। तो एक जगह पे दो वेव्स आ सकती हैं, एक जगह पे दो वेव्स आ सकती हैं। इनका सम, अब इनका रिजल्टेंट जो है पार्टिकल का सम तो हमेशा क्या होगा, पार्टिकल का जो रिजल्टेंट है, मैंने तुम्हें भी बोला 10 बॉल एक जगह, 20 बॉल एक जगह, टोटल 30 बोलोगे हमेशा। लेकिन वेव्स में ऐसा नहीं होगा, इनका रिजल्टेंट जो है इनके सम के इक्वल भी हो सकता है और इनके डिफरेंस के इक्वल भी हो सकता है। पार्टिकल्स के केस में देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑलवेज, इज इक्वल टू सम ऑलवेज। लेकिन इस केस में क्या होगा, तीसरे वाले केस में, इसके केस में क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जो है इनके सम के इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंस के इक्वल भी हो सकता है। दो वेव्स हैं, एक वेव ये है, एक वेव ये है। अब इन दोनों में रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, तो ये डिफरेंस के इक्वल है। इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के ऊपर आ रहा है, इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है, इसलिए डिफरेंस आएगा। अगर वेव्स ऐसी हैं, एक वेव ऐसी, दूसरी वेव भी ऐसी, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो अब रिजल्टेंट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो ये छोटा सा डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए पार्टिकल्स और वेव में डिफरेंस क्या है। पार्टिकल्स और वेव में, पार्टिकल की पोजीशन लोकलाइज, वेव की डीलोकलाइज। पार्टिकल्स में इंटरफेरेंस नहीं होगा, वेव्स इंटरफेयर कर सकते हैं। पार्टिकल्स में रिजल्टेंट हमेशा सम के इक्वल होगा, वेव्स में सम के इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंस के इक्वल भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाएगा यहाँ पे ईएम वेव और मैटर वेव में क्या डिफरेंस है, ये भी पढ़ा हुआ तुमने। ईएम वेव और मैटर वेव, ईएम वेव्स और मैटर वेव में क्या डिफरेंस है? ईएम वेव जो है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था CGX-UVIMR, CGX-UVIMR, तो उस केस में क्या है, वो ईएम वेव है। ईएम वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा हमेशा। ईएम वेव जो है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे। ईएम वेव्स के बारे में अगर बोले तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। मैटर वेव, मैटर वेव जैसे पानी में स्टोन फेंक दिया हमने तो वेव्स बनेंगी, तो वेव्स बनेंगी, वो स्पीड ऑफ लाइट से कभी मूव नहीं करेंगी, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करेंगी। तो वो क्या है, मैटर वेव, साउंड वेव जैसे। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से डोंट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद सी लिख रहा हूं मैं इसको, डोंट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये है इसमें डिफरेंस। दूसरा, इनके अंदर मीडियम कोई नहीं चाहिए, दे लीव द सोर्स। ये एक बार सोर्स से निकल जाएंगी तो उसके बाद सोर्स की कोई मीडियम नहीं चाहिए, दे लीव द सोर्स। ये पानी के ऊपर ट्रेवल कर रही है तो पानी इसको चाहिए ट्रेवल करने के लिए, डोंट लीव द सोर्स, डू नॉट लीव द सोर्स। डू नॉट लीव द सोर्स। तीसरा, थर्ड, डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। एनी मीडियम टू ट्रेवल, ये बता रखा मैंने तुम्हें, एनी मीडियम। जैसे घर से यहाँ पे आने के लिए मैंने तुम्हें बहुत बार एग्जांपल दिया है, बाइक से या साइकिल से आ रहे हैं तो वो मीडियम है, तो ऐसे ही ईएम वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। फोर्थ पॉइंट, जो ईएम वेव्स है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस केस में नहीं होगा ऐसा, इस केस में नहीं होगा, सही है। फिफ्थ पॉइंट, ये सब पढ़ रखे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये ईएम वेव के अंदर लैम्डा जो होता है, हाँ बोलो सर, फोर्थ वाला फिर से बता दो सर, एक्सप्लेन कर दो सर। ये ईएम थ्योरी के अंदर ना मैक्सवेल ने जो दी थी रशेल, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ ये, उसमें एक्सप्लेन ईएम थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल 1864, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ईएम वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। ये एक्सप्लेन किया हुआ रशेल, एक बार देखना पीछे लेक्चर। ओके सर। और फिफ्थ पॉइंट है, इसके अंदर लैम्डा जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट c/μ होता है। लैम्डा जो होगा, वेवलेंथ जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होगा। इस केस में जो है लैम्डा, ये h/mv होगा, h/mv, सही ना, h/mv किसके लिए, पार्टिकल वेव के लिए या मैटर वेव। तो ये 5 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, ये पांचों तुम्हें आने चाहिए इसके अंदर। तो ये ईएम वेव और मैटर वेव में क्या डिफरेंस है,
EM वेव और मैटर वेव में, EM वेव के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, EM वेव दे विल लीव द सोर्स फ्रॉम विच दे आर एमिटेड, और इसके अलावा थर्ड, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, EM waves do not require any medium to travel. EM waves के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। EM waves के अंदर लैम्डा जो होता है c/mu होगा, क्योंकि EM waves स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, EM waves स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। लेकिन मैटर वेव में लैम्डा जो है h/mv होगा, लैम्डा क्या h/mv भी डेरिवेशन करेंगे इसकी। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया। अब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ये निकालेंगे, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन का ड्वेल नेचर बताया था, क्लियर। डी ब्रोगली ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का ड्वेल नेचर, कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं। दो नेचर मतलब एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर है और एक क्या है, वेव नेचर। तो अब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइंटिस्ट ने अपने फॉर्मूले दिए थे एनर्जी के, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला था, जैसे साइंटिस्ट ने दिया फर्स्ट फॉर्मूला E=h/μ, ये किसने दिया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने दिया, प्लैंक्स थ्योरी ने ये फॉर्मूला दिया, प्लैंक्स थ्योरी ने ये फॉर्मूला दिया वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर E=mc², E=mc², ये दिया था किसने, आइंस्टाइन, ये आइंस्टाइन थ्योरी ने दिया। तो दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2, देखो क्या आएगा, फिर से निकालो खुद। सर mc² = h/μ। Yes, क्या आ sir. जाएगा, h/μ mc²। तो यहां से h/μ mc² आएगा तो क्या आ जाएगा, इससे म्यू को c/λ mc², तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा, c से c कैंसिल, h/√2 h/mc आएगा। देखो चेक करो, ये डेरिवेशन दो बार करनी है, तुम्हें ध्यान रखना चीज का, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्कूल में भी आएगी। ये है, दिस इज फॉर पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, this is for particles moving with speed of light, but if particles are not moving with speed of light, then lambda is equal to h/mv, तो lambda होगा h/mv। नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना, अभी तो h की वैल्यू तो जो पुट करेगा उस पर डिपेंड करेगा, m की वैल्यू पुट करेगा उस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या रखा है उस पर डिपेंड करेगा, सही है। एक बार डेरिवेशन देख लो, कोई डाउट है तो पूछो उसमें। तो यहां से यहां तक नोट कर लिया होगा, डेरिवेशन दो बार कर लेना इसमें। अब यहां से आ गया लैम्डा इक्वल टू h/mv, जिसको हम h/p भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि p होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, p मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, h/p आएगा, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, इसलिए। अब यहाँ पे अगर मैं d(λ/dp) निकालता हूँ क्या आ जाएगा, d(λ/dp) क्या आ जाएगा यहाँ से, d(λ/dp) माइनस h/p², माइनस h/p², इसको लिखते हैं माइनस h/p इंटू p। अब ये टर्म क्या थी, लैम्डा, यहां से है ना, लैम्डा है, लैम्डा जो h/p, तो इससे यहां से आ गया d(λ/dp), ये भी एक फॉर्म है डी ब्रोगली वेवलेंथ की, ऑब्जेक्टिव में पूछी हुई है ये, माइनस λ/p, माइनस λ/p, ये भी एक डी ब्रोगली कंसेप्ट की एक फॉर्म है।
डी लैम्डा बाई डी पी क्या होगा, डी लैम्डा बाई डी पी क्या होगा? क्या कह रहा है? ये डिफरेंशिएट किया ना इसको, लैम्डा को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। ये पढ़ रखा है कि नहीं? एक मिनट, ये तुमने एक बार हैंड सेस करना जिसको ये समझ आ गया लास्ट वाला पार्ट, एक बार हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया। पीछे तुम लोगों को समझ आ गया? आगे स्ट्रेट करना वो, 1 2 3 4, हाँ हाँ हाँ, ये तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा। देखो मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, फंक्शन, ये सब आना चाहिए। इसको समझ आ गया? हर्षिल, गर्व, हर्षित, हिमांग, नवीन, पूर्वांश, दिव्यांग, ध्रुव, रिदम, शरद, तान्या, लिपिका, सौम्या। थोड़ा सा ये पढ़ लेना, नहीं तो अभी इसको याद कर लेना, ये आगे जाके समझ आ जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट, अब डी ब्रोगली जो कंसेप्ट है ना, डी ब्रोगली कंसेप्ट जो है, ये वैलिड किसके लिए है, ये एप्लीकेबल किसके लिए? एप्लीकेबल किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, यानी बड़े पार्टिकल्स के लिए भी है, बड़े पार्टिकल्स के लिए भी है, और माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, बड़े पार्टिकल्स के लिए भी है वैलिड है, और छोटे पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है। लेकिन सिग्निफिकेंस किसके लिए है? होल्ड सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक के लिए, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक। रीजन क्या है? एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, मैंने एग्जांपल दिया भी होगा तुम्हें। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, मैक्रोस्कोपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आंसर निकालना इसका। ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम is moving with speed 100 meter per second. Calculate its wavelength. Calculate its wavelength. निकालो। ये ध्रुव सचदेवा। यस सर। म्यूट करके रख। सर 13.2 into 10 की पावर -36 meters. बाकी बच्चे में निकाल लो। निकाल लिया? सर यही आ रहा है। क्या आंसर? सर 13.2 into 10 की पावर -36 मीटर। चलो अब देखते हैं। 10⁻⁻36 10⁻⁻36। देखो उधर लैम्डा आ गया, मेरा आ रहा है 1.3 into 10 to the power -37। 1.3 into 10⁻⁻37। एक बार देखते हैं। लैम्डा जो h by mv लगाएंगे, लैम्डा जो h by mv लगाएंगे, h की वैल्यू 6.6 into 10⁻34, मास 500 ग्राम है यानी 0.5 kg, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है 100, तो ये 50 आ गया। नीचे क्या आ गया? 50 का 10⁻35 हो गया। 5 से करेंगे 1.3 के आसपास मान सकते हैं। 1.3 into 10⁻35 यही आया। देख 1.3 into 10⁻35 मीटर, ये आया कि नहीं? 1.3 into 10⁻35 मीटर। ये वैल्यू कम है कि ज्यादा है? ये वैल्यू बहुत कम है। चलिए, ये वैल्यू बहुत कम है। क्या ये किसी भी डिवाइस से मेजर हो सकती है? मतलब फेम्टोमीटर भी 10⁻15 मीटर है। 10⁻15, ये तो 10⁻35 है। दिस कांट बी मेजर्ड बाय एनी डिवाइस। मतलब लैम्डा जो है, इसका वेवलेंथ जो है बहुत ही कम आ रही है। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि बॉल क्या है, बॉल क्या है? 500 ग्राम की बॉल है, मैक्रोस्कोपिक है ना वो, मैक्रोस्कोपिक है। इसलिए इसके लिए ये वैलिड तो है, अप्लाई तो कर दिया आपने।
लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। अप्लाई हमने कर दिया लेकिन इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया, इस तरह से निकालना है इसको, सही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने एक्सेलरेट किया है, नोट कर लिया सबने, अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी, एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट्स। सर एक क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेशन है। किसी इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेलरेट किया थ्रू v वोल्ट, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, वेलोसिटी v मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू ev नॉट। v नॉट हमने जिस पोटेंशियल से हमने एक्सेलरेट किया, v नॉट क्या है, जिस पोटेंशियल से हमने एक्सेलरेट किया, हाफ mv स्क्वायर क्या आ जाएगा, ev नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो v नॉट क्या आ जाएगा, यहाँ से v नॉट क्या आ जाएगा, इससे ev नॉट के इक्वल आ गया, v की वैल्यू निकाल लो ऐसे, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2ev नॉट डिवाइडेड बाय m अंडर रूट के अंदर, ये आ जाएगा, ये v की वैल्यू आ जाएगी। अब इस v को लैम्डा में पुट कर दो, लैम्डा इक्वल टू क्या था, h बाय mv था, लैम्डा इक्वल टू क्या था, ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे इसलिए करवा रहा हूं मैं ये, ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे इसलिए मैंने लिखवा रहा हूं इसे, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv था, h बाय mv, v की वैल्यू 2ev नॉट बाय में m, सॉल्व करेंगे इसे, m जब ये कैंसिल होगा इससे तो m ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि अंडर रूट में m स्क्वायर आएगा, तो h बाय 2mev नॉट, ये फॉर्मूला आ गया। एक बार चेक करो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। सर लास्ट के अंदर आपने एम में अंडर रूट 2m ev नॉट कैसे लिखा? किसने पूछा ये? सर आरुषि। आरुषि तुम देखो ना, सिंपल सा तो है ये, m ये है, m ये है ना, ये वाला, ये m जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो m स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर से m कैंसिल, नहीं क्लियर हुआ? समझ आ गया। थैंक यू सर। ये पूछे, हाँ ये पूछने वाला नहीं था, ये इजी है पार्ट। देखो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। लैम्डा जो h बाय 2m ev नॉट आ गया, अब इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे इसमें h की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, ये पुट करने के बाद जो टर्म आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पुट करेंगे तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा जो आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद 150 बाय v नॉट, ये आएगी वैल्यू इन आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा डायरेक्ट आंसर, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा, इसको याद कर लेना, या बुक्स में ये भी लिखा हुआ, उससे करना है उससे कर लो। 150 अगर रूट में है तो उसको बोलते हैं 12.27, यही होगा कि नहीं, बाय रूट ऑफ v नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। लैम्डा ई जरूर लिख लेना क्योंकि यहाँ पे ई हमने किसका लिया, इलेक्ट्रॉन का। सर आपने ये पुट कैसे कर दिया, मतलब आपने m और e v नॉट ये सब में क्या पुट करा है वो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं है तेरे को शरद, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता नहीं है क्या, h की वैल्यू नहीं पता क्या? सर v नॉट वाले में v नॉट तो रखा हुआ ऐसे ही। ओके सर। क्लियर हो गया कि नहीं ये सबको क्लियर हो गया? अब ये सेम वैल्यूज तुम प्रोटॉन के लिए निकाल आना चाहिए, प्रोटॉन के लिए निकालना आना चाहिए सेम वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन में मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और सेम चीज तुम्हें आनी चाहिए अल्फा पार्टिकल के, सेम चीज अल्फा पार्टिकल के लिए। ये एक बार इसको चेक करना, 0.286 बाय रूट ऑफ v नॉट आता है आर्मस्ट्रॉन्ग, और अल्फा के लिए आता है 0.101। लैम्डा पी लैम्डा अल्फा, ये बस प्रोटॉन का मास पुट करेंगे, और चार्ज ऑन प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है,
वो इलेक्ट्रॉन की तरह, और अल्फा के लिए चार्ज आएगा 2e और मास आएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, ये पुट करना है। याद रखते हो, याद कर लेना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन के लिए जरूर याद करना, प्रोटॉन वगैरह के लिए निकाल लेना। ध्यान रखना 12.27 बाय रूट ऑफ v0 एंगस्ट्रॉम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए और अल्फा के लिए अलग है, प्रोटॉन के लिए और अल्फा के लिए अलग है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? अब एक क्वेश्चन लिखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and alpha particle are moving with same velocity, तुम्हें बताना है लैम्डा ई, लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा में क्या रिलेशन होगा, ऑर्डर में अरेंज करना, if they are moving with same velocity। Excuse me, sir. बोलो। सर आपने मुझे ना दूसरे डिवाइस के वेटिंग रूम में रखा हुआ, उससे ऐड कर दो, मैं उससे लीव कर देता हूँ। ये ध्रुव, तेरे को तेरा है वो नंबर? यस सर, वो मेरा है। अच्छा सही है। गलत है, पढ़ा तो है तुम, लेकिन पता एक बार एक पेपर तो फायदा नहीं, देखूंगी देखिए नजर मार। हाँ बोलो, बोलना आंसर किसी को। सर इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा का। पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर अल्फा। ये इधर किस किस का सही है? देखो उधर लैम्डा इक्वल टू h बाय mv होता है, h कांस्टेंट हटा दो, v कांस्टेंट क्योंकि सेम वेलोसिटी हटा दो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है इसलिए इसका लैम्डा सबसे ज्यादा, प्रोटॉन का मास थोड़ा बड़ा होता है उससे, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1847 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता नहीं ये 1847 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अल्फा का मास जो है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसलिए होगा ऐसे क्वेश्चन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पेपर में आता है, नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला, ये सबको आना चाहिए था, ये सबका सही होना चाहिए था ये क्वेश्चन। अब एक निकालना क्वेश्चन, सर इससे तो जो आपने वैल्यूज लिखवाई थी उससे ही पता लगा सकते हैं ना। हाँ उससे बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेश्चन ये ट्राई करेंगे सब।
लैम्डा ऑफ से बोरोन 4+ अपॉन में लैम्डा ऑफ नियोन 9+. If both are accelerated through same potential v, if both are accelerated through same potential v, ये ट्राई करेंगे और एक बार रीजॉइन कर लेना. लैम्डा बोरोन 4+ अपॉन में लैम्डा नियोन 9+. नियोन 9+ है. अगर दोनों के दोनों को एक्सेलरेट किया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है कि नहीं?